प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज आप समझेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर का क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करें। समीकरण युग्म है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पहला समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से हमको x और y की वैल्यूज ज्ञात करनी है। आप अक्सर डेसिमल से डर जाते हैं, ठीक है ना? तो डेसिमल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये जो प्रतिस्थापन विधि है इसके जो स्टेप्स हैं आपको केवल वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर कोई डेसिमल से बचना चाहता है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने वाले हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक समीकरण हमको चुन लेना है और उसमें पक्षांतर के माध्यम से या तो x की वैल्यू जो कि y के पदों में आएगी या फिर y की वैल्यू जो कि x के पदों में आएगी, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं और उसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप के लिए हमने जो फर्स्ट स्टेप से x अथवा y की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को हमें जो दूसरा वाला समीकरण है यानी कि जिससे हमने वैल्यू ज्ञात की है उसमें नहीं, जो अगला समीकरण है उसमें हमें उस x अथवा y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो वहाँ से हमें उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी कि सेकंड वाले चर की वेरिएबल की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या करना है थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि जो हमें x अथवा y की वैल्यू प्राप्त हुई है उस वैल्यू को हम जो समीकरण नंबर 3 बना था हमारा उसमें हम रख देते हैं, ठीक है ना? और फिर उसके माध्यम से हम पहले वाला वेरिएबल यानी पहले वाला चर ज्ञात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अब अपने वादे के मुताबिक इस समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से ही सरल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, दरअसल इस प्रश्न में जो आपकी परेशानी का कारण है या जो वजह है वो मुख्य वजह है डेसिमल। इस दशमलव से आप डर रहे हैं, ठीक है? तो इसका हम क्या कर सकते हैं, आप समीकरण 1 को पकड़िए पहले, ठीक है ना? और इसमें ये देखिए कि प्रत्येक पद में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ठीक है? जैसे इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है। फिर आपको करना क्या है, अगर दशमलव के बाद समान अंक हैं तो दशमलव ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, और यदि दशमलव के बाद अलग अलग पदों में अंकों की गिनती अलग अलग है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सभी पदों में दशमलव के बाद अंकों की गिनती समान कर लेनी है, ठीक है? वो किस प्रकार से, देखिए एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बतला रहा हूँ। जैसे दिया गया समीकरण यदि होता 0.2x प्लस 0.31y इज इक्वल टू 1.32। चलिए यहाँ पर एक अंक और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 323। अगर ये इस प्रकार का होता तो अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है
कि पहले पद में दशमलव के बाद 1 अंक है, दूसरे पद में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और तीसरे पद में दशमलव के बाद 3 अंक हैं। दशमलव के पहले वाला अंक हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हमें करना क्या है, सभी पदों में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करनी है। अब अगर यहाँ 3 अंक हैं तो इनमें भी हम 3-3 अंक कर लेंगे, लेकिन कैसे, बड़ा सीधा सा काम है, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। प्रत्येक पद में हम 2-2 जीरो बढ़ा लेंगे दशमलव के बाद वाले अंक के लास्ट में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अब 3 अंक थे यहाँ दशमलव में, 1 अंक यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 अंक हैं तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। किस प्रकार से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 0.200x प्लस 0.310y इज इक्वल टू 1.323, राइट। इस प्रकार से आपको कर लेना है और ये काम आपको रफ में करना है एक साइड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पद में समान अंक हो गए हैं दशमलव के बाद, यहाँ पर भी 3 अंक हो गए, यहाँ पर भी 3 अंक हो गए और यहाँ पर भी 3 अंक हो गए। तो जब डेसिमल के बाद समान अंक हो जाते हैं तो डेसिमल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डेसिमल कैसे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 200x प्लस 310 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा तो ये 1323 इतना आ जाएगा। इस प्रकार से आपको दशमलव हटा लेना है। स्टूडेंट्स, वास्तव में हमने किया क्या है, हमने दशमलव के स्थान पर रख लिया 1 और दशमलव के बाद जो सबसे अधिक अंक हैं यहाँ पर 1 2 3 उनके हमने लगा दिए यहाँ पे 0, 1 2 3, यानी कि इस पूरे समीकरण में हमने 1000 का गुणा कर दिया है, ठीक है ना। और 1000 का गुणा करने से ये यहाँ पे क्या आ गया 200x, यहाँ पर क्या आ गया 310y और यहाँ पर क्या आ गया 1323, डेसिमल हट गया। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण में भी कर सकते हैं। और यदि आपको पहले से ही समीकरण के प्रत्येक पद में दशमलव के बाद समान अंक दिए हों, जैसे कि यहाँ पर है दशमलव के बाद 1 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर भी है और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सीधे डेसिमल को हटा दीजिए। तो चलिए हम इन दोनों समीकरणों को सरल करके लिख लेते हैं। ये लीजिए, हमने इन समीकरणों को सरल करके लिख लिया है। समान अंक थे, 1 अंक था दशमलव के बाद तो दशमलव हट गया, 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13 और यहाँ पर भी 1 अंक था दशमलव के बाद तो यहाँ से भी दशमलव हट गया, ये आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सामान्यतः जैसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं उस तरीके से इनको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से x अथवा y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से y का मान निकालते हैं पक्षांतर करके। तो समीकरण 1 में क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो हम यहाँ पर 3y को यहाँ पर रखेंगे और 2x का कर देंगे पक्षांतर, तो 13 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन, ये y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें समीकरण 3 में जो y का मान प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण नंबर 2 में y के स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको रख लेते हैं। तो मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाता है 4x प्लस 5 और y के स्थान पर ये आ गया 13 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से भी और 2x से भी, तो ये कितना आ जाएगा 65 माइनस 5 का 2 से हुआ तो 10x, ठीक है ना, 2x से मल्टीप्लाई करने पर, और इसके बटे में 3 था तो कर दिया, इज इक्वल टू 23। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी कि इसके बटे हम 1 मान लेंगे ना, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें तो कितना आ जाएगा 12x
प्लस 65 माइनस 10x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। अब इधर 12x में से 10x माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x और प्लस 65 आपका रहेगा ये, और यहाँ से 3 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 3 का यहाँ पर 23 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से कितना आ जाएगा 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 69। जब हम 65 का पक्षांतर कर देंगे तो 69 में से 65 माइनस हो जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, और जब यहाँ से हम 2 की साइड चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, और ये यहाँ से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 2 बार। हमें प्राप्त हुआ x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो चलिए x का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। यहाँ से हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू कितना था 13 माइनस 2, और x के स्थान पे हमको रख देना है 2। ठीक है, अपॉन 3। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 13 माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अपॉन 3, है ना। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 13 में से 4 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 अपॉन 3, और ये 9 3 से कट जाएगा, है ना। कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 3। राइट, चलिए अब हम इसका उत्तर लिख देते हैं। उत्तर लिखना एक अच्छी बात मानी जाती है। तो दिए गए समीकरण युग्म का हल है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। चलिए अब इसी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने समीकरण लिख लिए हैं। दिए गए समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा था हमारा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। और तीसरा समीकरण हमने ले लिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब समीकरण 1 से हम यहाँ पर y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं। क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, है ना। यहाँ से हमें 3y निकालना है तो 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, और यहाँ से 3 का भी हम साइड चेंज कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है ना, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। चलिए अब हम यहाँ से y का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। यानी कि समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा 2x माइनस 4, और y के स्थान पे हम लिख लेंगे 11 माइनस 2x अपॉन 3। राइट, ये हो गया y, और इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे कोष्टक के अंदर 11 से भी और 2x से भी। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 2x माइनस 44 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से, क्योंकि 2x के बटे हम 1 मानेंगे, 1 का और 3 का एलसीएम आएगा 3, और 3 का यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6x, और यहाँ पर जब एक कोष्टक खोलेंगे तो ध्यान रखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यानी कि ये 44 जो था आपका वो माइनस का आ जाएगा, और जो 8x माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है,
तो ये आ गया 6x माइनस 44 प्लस 8x और अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए यहाँ पर 6x प्लस के हैं और 8x भी प्लस के हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे आपस में। तो 6 और 8 कितने होते हैं 14x माइनस 44 इज इक्वल टू, यहाँ से हम 3 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब प्राप्त हो जाता है 14x माइनस 44 इज इक्वल टू माइनस 72। अब चलिए हम 44 की भी साइड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 44 की साइड चेंज की तो हमको मिलता है 14x इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44, और ये यहाँ पे आ जाता है आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 28, है ना। लेकिन अब यहाँ से जब हम 14 की साइड चेंज करेंगे तो हमें x इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस 28 अपॉन 14। इसको आप काट दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से x इक्वल टू हमें मिल जाता है -2। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई -2 मिल गई। अब हमें क्या करना है, x की ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर किस में रख देनी है 4 में, क्योंकि यहाँ से हमको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 4 में हम x का मान रखेंगे, तो समीकरण 4 क्या था, y बराबर 11 -2 इंटू, अब x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या रख देनी है -2, क्योंकि x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो चुकी है -2, और अपॉन 3, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, हमें मिलता है y इज इक्वल टू 11। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस ये 4 अपॉन 3, ठीक है ना। इस प्रकार ये कितना आ जाता है, 11 और 4 कितना होता है 15, तो 15 अपॉन 3। इसको आप काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस तरह हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है -2 और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है 5। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें ये x और y की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 3 में, यानी कि y बराबर mx प्लस 3 में रख देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो हमारे जो x और y के वैल्यूज निकली हैं वो इस समीकरण को, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो चलिए y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -2, ठीक है। तो यहाँ -2 रख लेंगे प्लस 3, राइट। प्लस 3 का आप इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 का m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2m, ठीक है। तो 5 में से ये 3 जो है माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। अब यहाँ से हम 2 की साइड चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m। ये आपका कट जाएगा यहाँ पे एक एक बार, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का, -1 इज इक्वल टू m, ठीक है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। इस प्रकार हम उत्तर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे उत्तर, दिए गए समीकरण निकाय का हल है x इज इक्वल टू -2 एवं y इज इक्वल टू 5। पुनः हमें m की वैल्यू भी ज्ञात करनी थी, तो m की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, m इज इक्वल टू -1। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आज के दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।